जी गुड इवनिंग क्लास। नहीं सर। जी कैसे हैं आप सब? सर सब अच्छे हैं, आप बताइए कैसे हैं। जी आई एम ऑल्सो फाइन, एकदम मज़े में। जी लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे भाई 299 और 300 का डिफरेंस। उसके बाद हमने ट्रांसफर ऑफ मेलिस का सिद्धांत पढ़ा था। कल्पना चौहान किस धारा में है ट्रांसफर ऑफ मेलिस? आईपीसी की किस धारा में है? 301। जी 301। 301। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो 301 समझ आ गया था आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? जी जी सर। 302 देखते हैं आज। सेक्शन 302 ये दंड का प्रावधान करता है। कौन सी धारा के लिए दंड का प्रावधान करता है? एनू 302 300 के लिए। बिल्कुल। 300 में जो मामले हमारे फॉल करेंगे, हत्या की कोटि में आने वाला जो आपराधिक मानव वध है उसको शॉर्टली हम हत्या ही बोलते हैं। तो हत्या में अगर कोई गिल्टी होल्ड होगा तो उसको जो पनिशमेंट दिया जाएगा वो अकॉर्डिंग टू 302 आईपीसी दिया जाएगा। और ये कह रहा है पनिशमेंट फॉर मर्डर, हूएवर कमिट्स मर्डर शैल बी पनिश्ड विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन। ठीक है, ये कह रहा है कि जो कोई हत्या करेगा वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यानी कि 302 में जो मैक्सिमम पेनल्टी है वो डेथ पेनल्टी है, कैपिटल पनिशमेंट भी जिसको बोलते हैं, और जो मिनिमम है वो LI है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, आजीवन कारावास है। और साथ में ये लिखा है कि जुर्माने से भी दंडनीय होगा। जुर्माने की कोई राशि यहाँ खुली हुई नहीं है, और जिस धारा में जुर्माने की राशि खुली नहीं होती तो उस धारा के लिए कौन सी धारा एक्शन में आती है? फिरोज, आईपीसी की कौन सी धारा एक्शन में आती है जहां जुर्माने की धनराशि नहीं बताई गई हो? फिरोज खान। सर 73 शायद 73 है सर। मतलब सर कि ध्यान नहीं आ रही। मतलब उसमें ये है कि जिसमें जुर्माना इतना कर सकते हैं, मतलब कितना भी कर सकते हैं, लेकिन इतना नहीं हो कि वो दे भी नहीं पाए, मतलब अमर्यादित हो शायद बात से। कुछ ऐसी है सर। सही बता रहे हो, सही बता रहे हो। आप थोड़े से कंफ्यूज हो इस धारा में। आपने जी 60 भी बोला, 70 भी बोला। कल्पना, आप फिरोज को थोड़ा बताइए कौन सी धारा इन्हें बोलनी चाहिए इस प्रश्न के जवाब में। धारा 63। धारा 63। फिरोज नोट इट डाउन। जी सर। जी सर। 63 को एक बार पढ़ लीजिए पीछे जाके, और पढ़ के बताइए क्या कह रही है 63। बेरेक्ट में 63 पे जाइए फिरोज, जी सर। और पढ़ के बताइए। 63 में ये है जुर्माने की रकम जहाँ की वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है, जितनी तक जुर्माना हो सकता है। वहाँ अपराधी जिस धारा के जुर्माने का दायी है वह अमर्यादित है, किंतु अत्यधिक नहीं होगी। यानी अमर्यादित तो है लेकिन अत्यधिक नहीं होगी जो जुर्माना लगाया जाएगा। ये है सर। यस यस यस, कोई लिमिट नहीं है लेकिन एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए। जी सर। तार्किक बुद्धि का इस्तेमाल कोर्ट वहाँ करे। तो 302 भी ऐसी ही धारा है कि जहाँ जुर्माने की रकम अभिव्यक्त नहीं है। आपने बहुत सी कुछ धाराएं पढ़ी होंगी अब तक जहाँ की जुर्माने की रकम बता दी गई है कि अप टू 1000 रुपये तक का होगा, 5000 रुपये तक का होगा। तो वहाँ तो 63 एक्शन में नहीं आती है। 63 एक्शन में वहाँ आती है जैसे कि 302 में जुर्माना तो बताया है,
लेकिन जुर्माने की रकम यहाँ अभिव्यक्त नहीं है। तो जुर्माना आपको तय करना है। बीइंग ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर, आप तय करेंगे कि इस व्यक्ति को सज़ा आजीवन कारावास के साथ साथ इस पर जुर्माने की धनराशि कितनी इम्पोज की जाए। इज दैट ओके? जी सर। जी। अब जो 302 है हमारी, 302 में जो है एक केस लो बड़ा प्रचलित है, वचन सिंह वर्सेस स्टेट और पंजाब का मामला है ना ये शोभित? जी सर। इसमें क्या हुआ था, कोई बताएगा? बच्चन सिंह पर कोई लाइट डालेगा? एनू, इसमें जो पोस्ट मास्टर की हत्या से रिलेटेड वाला केस है। नहीं नहीं, वो पोस्ट मास्टर वाला तो आप गलत जा रहे हो, तो आप बारिंदर घोष की तरफ चले गए। मामले में ही यस 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 यस। सॉरी सर, हाँ, वीरेंद्र कुमार गोरे पोस्ट मास्टर। ये बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब राज्य जो है, इसमें क्या किया था कि जो हम हत्या के लिए जो मृत्यु दंड का जो दंड दिया है, इस दंड को चैलेंज किया था। ठीक है, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये निर्णय दिया था 4-1 के बहुमत से। क्या ये बताया था कि ये जो हत्या के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, परंतु इसको हर एक मामले में इस्तेमाल कोर्ट को नहीं करना चाहिए। विरल से विरलतम मामलों में ही मृत्युदंड को वैकल्पिक रूप से प्रयोग में लाना चाहिए, अन्यथा जो है मामला कहाँ जाए, आजीवन कारावास में। तो आप देखते होंगे कि अब रेयरली ही बहुत ब्रूटल से ब्रूटल मामलों में, मतलब कि विरल से विरलतम मामलों में ही मृत्युदंड दिया जाता है। सामान्यतः क्या सज़ा दी जाती है? आजीवन कारावास। क्या समझे? सर हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ सुन रहे हैं शर्मा जी। कौन सा बात है सर? सेक्शन 302 हम लोग पढ़ रहे हैं, 302। जी सर, मुकदमा बताओ, इसके कौन सा बताया? ये बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब डिस्कस कर रहे हैं हम। जी अच्छा ठीक है। देखिए, आप लोगों से मैं रोज़ निवेदन करता हूं कि जब 8 बजे क्लास का टाइम निर्धारित है तो आप लोग समय से क्लास में आइए, है ना। एक तो आप ही लोगों का फ़ायदा है, आप समय से आएंगे तो टॉपिक शुरू से आपको मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है। हाँ जी सर, दूसरा भी केस है एक, जगमोहन सिंह वर्सेस हाँ स्टेट, हाँ उसमें भी इसी को कहा गया है। हाँ, ये 1973 का केस है और बच्चन सिंह 1980 का केस है। तो 73 की बात को ही 80 में भी दोहराया है कोर्ट ने, वहाँ भी यही अवधारित किया था। ठीक है, कि जो है मृत्यु दंडादेश संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन नहीं करता है, तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल माना है। लेकिन ये भी साथ में निर्देश दिया है कि आपको इसको जो है क्या, मतलब कि बिल्कुल फ्री हैंडली आपको मृत्युदंड नहीं देना है, आपको बहुत ध्यान से बिल्कुल विरल से विरलतम मामले जो होते हैं उनमें ही मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। ठीक है, कुछ मामले ऐसे प्रतीत होते हैं और उनमें जहाँ तक मेरा मानना है, एक मैटर बड़ा आप लोगों की नॉलेज में भी होगा, देहरादून का एक मामला था, तो उसमें भी सेशन न्यायालय ने मृत्युदंड ना दे के आजीवन कारावास दिया। हालांकि मतलब कि मेरी निजी राय हो सकती है, आप इससे इत्तेफाक रखें या ना रखें,
लेकिन जो उसकी घटनाक्रम था केस का, वो घटनाक्रम इतना विभत्स था कि उसमें तो कम से कम मृत्युदंड दिया ही जाना चाहिए था। वो एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मार के उसके पीसेस करके और फ्रीजर में रखे और उनको फिर डे बाय डे जो है वो उसके पार्ट्स को जंगलों में फेंके। ये केस आप लोगों ने सुना होगा, बिल्कुल देहरादून का केस था। तो अब इससे विरल से विरलतम, इससे क्रूर क्या होगा। और वहीं उसी घर में बच्चे भी रह रहे हैं, उनके बच्चों को उसने बताया हुआ है कि मम्मी तो कहीं घूमने गई हुई है, और उसने वो फ्रीजर लाया और कटर लाया, उस कटर से उसने उसके पीसीस किए और उसको फ्रीज़र में रखा और उसको मतलब कि इंस्टॉलमेंट में उसने उसके बॉडी के पार्ट्स को उधर राजपुरा के मसूरी के जंगलों में फेंके। तो इससे ज़्यादा क्रूएल्टी और क्या हो सकती है। अभी सर आफ्ताब का भी केस भी तो ऐसा ही चल रहा है जी। शर्मा का एक केस है नैना साहनी का। हाँ, उसमें उसने ना सिर्फ पीसेस किए बल्कि तंदूर में उनको जलाया भी। हाँ, तंदूर कांड के नाम से तो 23 इयर्स के बाद ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का हवाला देते हुए कि जो हमारा लॉ है वो रिफॉर्मेटिव है ना कि रेट्रीब्यूटिव, और आर्टिकल 21 का वो बता करके कि उसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं थी और उसके पास एक मोटिव था कि उसको मालूम था दैट हिज वाइफ of some bad character, उसके she has some illicit relationship with other person, that's why he committed that act। तो उसको इसलिए after 23 years उसको मतलब छोड़ दिया गया प्रोबेशन पे। अच्छा, हाँ, तंदूर कांड के नाम से बड़ा मशहूर कांड हुआ था ये। अगला सेक्शन जो है भाई वो 303 है। 303 301 हो गया सर? हाँ, 301 तो कल की क्लास में हो गया था भैया। सॉरी सर। कल आप कहीं बिजी थे। अगर कोई क्लास सर मैं कुछ देर तो रहा आपके साथ, फिर मैंने हाँ नहीं हो पाता, बाहर क्लास में फोकस नहीं बन पाता है ना। कोई नहीं, आप वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो में क्लास उपलब्ध है पूरी। जी सर, उसी से देखूंगा। हाँ जी। तो 303 देखते हैं भाई। ये जो 303 है ये धारा आपकी सस्पेंडेड है। और कौन से केस? वायरस भी क्लियर कर देते हैं। हाँ, ये मिठू वर्सेस स्टेट का केस है, AIR 1983। एक्चुअली ये जो बात करता था 303, ये कह रहा था whoever being under sentence of imprisonment for life commits murder shall be punished with death। ये कह रहा कि आजीवन कारावास के अंतर कोई अगर व्यक्ति है जिसको आजीवन कारावास ऑलरेडी हो रखा है और वो वहाँ पे मर्डर करता है तो फिर उसको केवल और केवल मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। उसके लिए जो आजीवन कारावास तो ऑलरेडी वो भुगत ही रहा है। तो ये 303 जो है इसको चैलेंज किया गया और ये धारा जो है मिठू वर्सेस, कहीं इसे मिठू लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअली ये मिठू है, मिठू वर्सेस स्टेट AIR 1983। तो इस केस लॉ के द्वारा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये धारा जो है निलंबित अवस्था में है, तो ये एक्शन में नहीं है। ठीक है सर, केस बताना सर एक बार। मिठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है शायद ये भी 1983। हाँ, 1983 का है। सुप्रीम कोर्ट 473 AIR 83 SC 473, ये इसका साइटेशन है। ठीक है डियर। यहाँ तक जस्टिस AY चंद्रचूड़ थे जी उस समय पे जिन्होंने इसको किया था। हाँ, चंद्रचूड़, जो फिलहाल चंद्रचूड़ जी हैं, इनके पापा जी थे वो। और आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग ही हैज़ द रिकॉर्ड टू बी द लॉन्गेस्ट CGI ऑफ इंडिया सो फार।
जी सर। लगभग वो 6-7 साल तक सीजीआई रहे। और मेरे ख्याल से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मिलाकर के चीफ जस्टिस और मतलब जस्टिस रहना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, वो शायद डीवाई चंद्रचूड़ साहब के नाम है वो रिकॉर्ड। हाँ 24 ईयर्स। हाँ, वो रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। और सीजीआई पे शायद उनका कब्जा इसलिए हुआ था कि वो इंदिरा गांधी ने जो है सुपरसीड करके जो एक बंदा बैठा दिया था, और 3 लोग जो थे वो रिज़ाइन करके चले गए थे, नहीं तो बीच में उनका भी टेन्योर पड़ता, है ना। एक जूनियर बंदा, उनका टेन्योर एक्सटेंड किया गया था ड्यू टू सम इमरजेंसी, और इमरजेंसी पीरियड तो था ही वो। नहीं, इमरजेंसी तो 75 में लगी थी, है ना। नहीं मतलब उस तरह की इमरजेंसी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वो बीच वाले वो लोग तो जब डिस्प्यूटेड हो गया था मैटर तो उनको रहने दिया गया। हाँ। अदरवाइज उनको हटाया जा सकता था उस समय पर। बिल्कुल। अगर सीनियरिटी के बेसिस से नॉर्मल सर्कमस्टांस रहे होते तब वो नहीं रह पाते। एक्चुअली वो 3 लोग जो सीनियर थे जिनको सुपरसीड करके एक बंदा 4थे नंबर वाला मैडम ने बैठा दिया था वहाँ सीट पे, तो 3 लोग रिज़ाइन करके चले गए थे कि भाई हम अपने जूनियर के मातहत काम थोड़ी करेंगे। तो जब बीच के 3 लोग निकल जाएं तो 4थे नंबर वाला तो अपग्रेड हो ही जाएगा ना। जी, अब देखिए सेक्शन 304 देखते हैं भाई। और सेक्शन 304 के 2 हिस्से हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। ठीक है। 304 जो बात करता है वो बात करता है पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध के लिए दंड। ठीक है। ये कह रहा है हुएवर कमिट्स कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर shall be punished with imprisonment for life or imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years, and shall also be liable to fine if the act by which death is caused is done with the intention of causing death or of causing such bodily injury as is likely to cause death। तो 304 का जो पहला पार्ट है वो कह रहा है कि जो कोई ऐसा आपराधिक मानव वध करेगा जो हत्या की कोटि में नहीं आता है, ठीक है, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु होना संभाव्य है, कारित करने के आशय से किया जाए तो वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो पहले पार्ट में मैक्सिमम जो सज़ा का प्रावधान है वो कितना है भाई, आजीवन कारावास है मैक्सिमम 304 में। या फिर दूसरा जो पनिशमेंट है वो कैसा है, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी। तो 10 वर्ष अप टू 10 ईयर्स, यानी कि कोर्ट के पास डिस्कशन है कि वो ऐसा कोई कारावास की सज़ा दे दे जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो। ठीक है, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, वो कह रहा है और विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स और विद फाइन और विद बोथ इफ द एक्ट इज डन विद द नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू कॉज डेथ but without any intention to cause death or to cause such bodily injury as is likely to cause death। और सेकंड पार्ट कह रहा है कि अथवा यदि वह कार्य इस ज्ञान के साथ कि उससे मृत्यु कारित करना संभाव्य है, किंतु मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु कारित करना संभाव्य है कारित करने के किसी आशय के बिना किया जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये जो सेकंड पार्ट है 304 का और ये जो फर्स्ट पार्ट है 304 का, ये क्या समझ आया आपको? ये जो 2 पार्ट्स में यहाँ डिफरेंस है अमित? सर जो पहला पार्ट है ना वो ये कह रहा लाइफ इम्प्रिजमेंट से लेकर के 10 वर्ष तक, यानी 10 से कम नहीं होगी। यहाँ जो ये कह रहा है कि
जी नहीं 10 से कम की बात नहीं कह रहा है, ये कह रहा है जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी। यानी कि आप अगर न्यायाधीश हैं तो आप 10 वर्ष तक की भी दे सकते हैं, 10 से नीचे की भी कोई सज़ा दे सकते हैं। आप गलत समझ रहे हैं इसे। अप टू है, आप 7 साल की भी दे सकते हैं, आप 5 साल की भी दे सकते हैं, और अधिकतम 10 की भी दे सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मामला आजीवन कारावास का है तो आप आजीवन कारावास भी दे सकते हैं। ठीक है जी। देखिए जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट जो बात करता है 304 का, ये बात करता है गैर इरादतन जो मामले होते हैं जिनमें आपका कोई आशय नहीं है, बस अचानक कुछ हुआ और आपने एक सिंगल प्रहार किया, आपका कोई इरादा नहीं था, कुछ नहीं था और बंदा मर गया, तो वो मामले जाते हैं सेकंड पार्ट में। और सामान्यतः फर्स्ट पार्ट में मामले जो आते हैं वो मामले हैं जो घूम घाम के अपवादों का लाभ लेके वापस 299 में आते हैं। क्या समझे अनु? जी सर। हाँ क्या कह रहे हो शर्मा जी? आशय के बिना नहीं, आशय नहीं है उसका, सेकंड आशय के बिना किया गया कार्य। सेकंड वाले पार्ट में जो दो हिस्से जो 304 के हैं इनको समझना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में जो समस्याएं आती हैं, जो प्रॉब्लम बेस्ड सवाल आते हैं, वो इन्हीं दोनों के अंतर पे आते हैं। ठीक है, जो बिना डीएल के गाड़ी चलाएगा उससे एक्सीडेंट में डेथ होगी, तो वो सेकंड पार्ट में आएगा। नहीं, डीएल के बिना गाड़ी चलाना वो तो एक दूसरा मैटर है। यहाँ तो आपको आपराधिक मानव वध की बात कर रहा है। विदाउट डीएल वाले तो गाड़ी चलाना सर, वही क्या कह रहे हो शर्मा जी? उपेक्षापूर्ण गाड़ी चलाना सर, तेज गति से। वो तो 304A अलग से धारा पढ़ेंगे हम, ये तो 304 पढ़ रहे हैं। सर 304 भी तो जब आया तो अगर तो उसका इंश्योरेंस डीएल वगैरह सब कुछ है इसके बाद, अगर जो नहीं है तो सर वो 304 में करना पड़ेगा। हाँ, आप जो कह रहे हैं नॉर्मली एक्सीडेंट के मामले वो 304A में ही आते हैं। बाकी तो परिस्थितिवश वो सर्कमस्टेंसेस देखे जाएंगे कि भाई उसका क्या अवस्था है उसकी एक्सीडेंट करने का। कई बार एक्सीडेंट के माध्यम से भी तो मर्डर किए जाते हैं ना, वो तो वो सारा मामला इंटेंशन का है कि उसका आशय कैसा था, कैसी परिस्थितियां थी। ठीक है, बाकी ये जो दो पार्ट हैं एनु, पहला पार्ट और सेकंड पार्ट 304 का, इसमें क्या अंतर समझ आ रहा है? देखिए अभी पीछे हम जो पढ़ के आए हैं 299 और 300 का जो अंतर हमने पढ़ा है, ठीक है, आप ऐसे समझिए कि जो मामले 299 से 300 में शिफ्ट हो गए, ठीक, और 300 में जाने के बाद फिर वो किसी अपवाद के अंतर्गत आपने उसे साबित कर दिया, तो आपका मामला बैक टू पेवेलियन आ जाता है। कहाँ? 299 में। ठीक, तो वैसी अवस्थाओं के लिए तो 304 का पार्ट फर्स्ट काम करेगा। ठीक है, और कुछ मामले ऐसे होते हैं जो बेसिकली 300 में नहीं जंप करते, अपवाद की आवश्यकता ही नहीं पड़ती उन्हें, वो 299 में ही रह जाते हैं, तो उनके लिए वहाँ सेकंड पार्ट प्रिवेल करेगा। भाई जैसे हम कल जांच करना बता रहे थे कि 299 और 300 में कैसे जांच करेंगे, तो 299 में अगर आशय साबित हो गया तो आशय साबित होते तो आप 300 में जंप कर गए ना। तो फिर आशय के बाद आपने कहा सर मेरी जो परिस्थिति थी वो 300 के किसी अपवाद में आ रहा था मामला। अपवाद साबित करने का भार किस पे होगा? एक्यूज पे होगा। एक्यूज ने प्रॉपरली अपना अपवाद साबित कर दिया, तो अगर अपवाद साबित हो गया तो आपका 300 वाला जो मामला था वो रिवर्ट हो जाएगा ना 299 में।
जी तो सर। आपको फिर 304 के फर्स्ट पार्ट के अनुसार सज़ा दी जाएगी। और जो मामले डायरेक्टली 299 में ही रह गए, 300 में गए ही नहीं, तो वहाँ फिर सज़ा का प्रावधान कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू सेकंड पार्ट। भाई आपका आशय कुछ नहीं था, ये सेकंड पार्ट कह रहा है, अथवा यदि वह कार्य इस ज्ञान के साथ की जिससे मृत्यु कारित करना संभाव्य है, किंतु मृत्यु या शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु कारित करना संभाव्य है कारित करने के किसी आशय के बिना किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है भाई। तो पार्ट सेकंड जो है वो थोड़ा हल्का सज़ा का प्रावधान है उसमें, और पार्ट फर्स्ट जो 304 का है उसमें सज़ा हायर साइड पे है। ठीक है। तो गैर इरादतन जो मामले हैं वो पार्ट सेकंड में डील होंगे। और जहां फर्स्ट पार्ट में विदाउट इंटेंशन। क्या कह रहे हैं शर्मा जी? मैं ये कह रहा हूँ जो पार्ट फर्स्ट है उसमें तो इंटेंशनली है। हाँ, और जिसमें उसका विदाउट इंटेंशन। बिल्कुल 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 जी। ये एक केस लॉ है, सुरजीत सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2013 का मामला है। AIR 2013 सुप्रीम कोर्ट 807 इसका साइटेशन है भाई, नोट कर लो अगर आपके पास नहीं है तो। इसमें जो अभियुक्त था, अभियुक्त ने मृतक के सिर पर लोहे के सरिये से वार किया जिससे उसकी डेथ हो गई। सर्वोच्च न्यायालय ने ये धारित किया कि मृत्यु कारित करने का उसका कोई आशय नहीं था, किंतु यह ज्ञान था कि ऐसे आक्रमण से मृत्यु होना संभाव्य था। तो परिणामतः वह संहिता की धारा 304 के भाग 2 के अंतर्गत सदोष मानव वध जो हत्या की कोटि में नहीं आता है उसके लिए दोष सिद्ध किया गया, न कि हत्या के लिए। जी। केस का नाम एक बार रिपीट कर दीजिए। सुरजीत सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। सुरजीत सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इज दैट क्लियर? 304 समझ आ गया भाई? कल्पना, एनु, फिरोज, अमित, शोभित, दीप्ति। जी सर। जी सर। जी। अब 304A को देखते हैं। 304A कई बार ना एग्ज़ाम में 304 और 304A में अंतर भी पूछ लिया जाता है। 304 और 304A इसका डिफरेंस भी पूछा गया है मेंस एग्ज़ाम में। ठीक है। कल मैंने होमवर्क दिया था, किस किस ने लिख के भेजा है भाई मुझे? एक तो एनु ने भेजा है, एक कल्पना ने भेजा है, एक सरजीत शर्मा जी ने भी भेजा है शायद। जी शर्मा जी। हाँ शर्मा जी, आपके माइक में कुछ इशू है, आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आती है। आपका जो हेडफोन का माइक है वो आप चेंज कीजिए उसको। सर थोड़ी सी क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ सर हाँ, तो आप वीडियो ऑफ कर लीजिए, आपका वीडियो ऑन है उसकी वजह से भी। हाँ थोड़ा सा वो बाइट्स जो है जो उसकी MB KB वो ज़्यादा खर्च होने लगते हैं ना वीडियो ऑन होते ही। जी। तो 304A बात कर रहा है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। नेग्लिजेंस वर्ड आप सभी जानते हैं, जिसको उपेक्षा, लापरवाही
ये कह रहा whoever causes the death of any person by doing an rash or negligent act not amounting to culpable homicide shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। ये कह रहा कि जो कोई उतावलेपन के या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। देखिए, परिणाम तो सभी मामलों में मृत्यु ही आ रहा है, चाहे वो हत्या हो, चाहे वो आपराधिक मानव वध हो, चाहे उपेक्षा द्वारा कोई कृत्य इस प्रकार किया गया हो जिससे मृत्यु कारित हो रही है। लेकिन क्या हो रहा है कि वहाँ डिग्रीज के चेंजेस आ जाते हैं। हमने जब आपराधिक मानव वध को पढ़ना शुरू किया था, मतलब कि कल्पेबल होमिसाइड हमने जब पढ़ा था शुरू में, तो हमने बताया था कि कुछ होमिसाइड ऐसे भी तो होते हैं जो लीगल होते हैं। तो लीगल होमिसाइड मैंने डिस्कस किया था। लीगल होमिसाइड मैंने कौन से बताए थे कल्पना चौहान? प्रतिरक्षण संबंधी। हाँ जी, धारा 100। हाँ, 103 धारा 100 में है, 103 में है, और फिर एक धारा आप मिस कर रहे हैं जहाँ जल्लाद न्यायालय के अनुसरण में फांसी पे चढ़ाता है। जी सर। तो वो भी तो लीगल है ना, उसके लिए भी तो आप उसको सजा नहीं दे सकते ना जल्लाद को। तो एक तो वो वैध बिल्कुल लीगल हो गया, उसके लिए 100 में आपने साबित कर दिया कि भाई मैंने तो इसको इसलिए मारा कि 100 में जो 7 अवस्थाएं हैं उनमें से कोई ना कोई किसी एक अवस्था में आपका मामला आ गया, आपने साबित कर दिया, तो आपका जो आपके द्वारा किया गया जो वध है वो लीगल मानते हुए आपको पूर्ण उन्मुक्ति दे दी जाएगी कि भाई आपने तो ऐसा अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग के तौर पे किया है। 103 कहता है कि यदि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के तौर पे कोई ऐसा कृत्य किया जाए जिससे आप सामने वाले की मृत्यु तब कारित कर दें, तब भी आप बरी हो जाओगे, आपका वो जो एक्शन है वो लीगल मान लिया जाएगा। फिर उससे अगला जो है वो 304A है। 304A कह रहा है कि जहां आप उपेक्षा के द्वारा किसी की मृत्यु कारित कर रहे हो, ठीक है ना, तो वहां आपको सज़ा का जो मापमान है वो कितना है, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। नॉर्मली ये जो दुर्घटना वाले मामले होते हैं, रोड एक्सीडेंट वाले मामले होते हैं, ये सब 304A में कवर होते हैं। क्योंकि 304A में कवर होने का इनका रीज़न इसलिए है कि आप गुड फेथ में ड्राइविंग करते जा रहे हैं, ड्राइविंग करते वक्त आपका कोई इंटेंशन नहीं होता किसी को मारने का, वहाँ एक दुर्घटना हो गई, वो तेज़ी व लापरवाही का पुट उसमें रखा जाता है जिससे 304A एक्शन में आ जाए। ठीक है, जब भी आपने कोई भी FIR अगर पढ़ी होगी 304A की, तो वहाँ ये शब्द मैंडेटरी है लिखा जाना कि उस फला वाहन के चालक के द्वारा तेजी व लापरवाही से अपने वाहन को चलाते हुए सच एंड सच दुर्घटना कारित की है, तो उसका मामला 304A में ही आता है। यदि आपने वहाँ इन शब्दों का लोप कर दिया तो मामला जो है वो थोड़ा सा उसके तत्वों का अभाव पड़ जाएगा। क्यों शोभित? 304A की जितनी भी FIR हम पढ़ते हैं उनमें तेजी व लापरवाही शब्द जो है वो हम लोग लिखते ही लिखते हैं, तभी 304A एक्शन में आता है। ठीक है, वो तो सब नेग्लिजेंस पे बेस्ड हुआ ना। हाँ बिल्कुल। तो नेग्लिजेंस 304A के जो मामले हैं, नॉर्मली हम इनको कहाँ ज़्यादातर मामले हम मोटर दुर्घटना के ही देखते हैं, बाकी कुछ ऐसे भी मामले हो सकते हैं जहाँ एक्सीडेंट्स होते हैं सर ज़्यादातर, हैं? या फिर वो मेडिकल नेग्लिजेंस, भाई डॉक्टर ने ऑपरेशन में लापरवाही की, उसकी वजह से किसी की मृत्यु हो गई, है ना। तो इसके बारे में एक केस लो नोट कर लीजिए। डॉक्टर सरोजा धर्मपाल पाटिल
डॉक्टर सरोजा धर्मपाल पाटिल वर्सेस स्टेट 2011 CRLJ 1060 बॉम्बे का मामला है। इसमें कोर्ट ने जी CRLJ क्या बताया सर? CRLJ 1060 बॉम्बे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डॉक्टर सरोजा धर्मपाल पाटिल वर्सेस स्टेट 2011 CRLJ 1060। इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि मृत्यु कारित करने में उत्तेजना और उपेक्षा साबित करने के लिए दुराशय की आवश्यकता, इस विषय पे है चिकित्सीय उपेक्षा। धारा 304A के अंतर्गत अपराध को साबित करने के लिए अभियुक्त का दुराशय आवश्यक नहीं है। चिकित्सीय उपेक्षा के मामले में औषधि अभ्यासी केवल तभी दायी होगा जब उसका व्यवहार एक सक्षम चिकित्सक के स्तर से नीचे का होगा। क्या समझे? जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वहाँ मेंसरिया का तो अभाव है, मेंसरिया साबित करना आवश्यक थोड़ी ही है 304A में। अगर मेंसरिया का पुट भी आ गया तो फिर तो उसकी जो मैलिसनेस है वो बढ़ जाएगी, तो मामला फिर तो वो आपराधिक मानव वध की तरफ रेफर हो जाएगा। अगर ये साबित कर दिया जाए कि डॉक्टर ने जो है किसी इल विल के चलते उसका दुराशय था पीड़ित के प्रति, तो दुराशय अगर एक्शन में आ गया तो फिर तो मामला जो है वो आपराधिकता की तरफ चला जाएगा। मतलब कि 304A में एक तरह से आपराधिकता का अभाव है, केवल उपेक्षापूर्ण कार्य है। इसीलिए इसमें सज़ा का मापमान थोड़ा रखा हुआ है, अपराध को बेलेबल रखा हुआ है। इसमें जमानत जो है आपको खड़े खड़े मिल जाएगी, एज ए राइट आपको बेल मिलेगी। जी, जमानती अपराधों में अधिकार स्वरूप बेल किस धारा में मांगते हैं हम अमित ऑनरेबल कोर्ट से? बेलेबल सर, बेलेबल जिनमें जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं। हाँ, वो किस सेक्शन में हमारी एप्लीकेशन होनी चाहिए? CRPC 337। आप मतलब कि 101 धारा का अंतर कर रहे हो। 437 436 सॉरी सर, 36 है। 436 में है अवेलेबल। 4 धाराएं वहाँ हम पढ़ते हैं, 436, 437, 438, 439, है ना? तो 438 तो हमारे यहाँ सस्पेंड चल रही थी, 438 तो अभी खुली है कुछ दिन पहले ही, मतलब 2-3 साल हो गए होंगे ना, 3-4 साल तो शायद शोभित हो गए होंगे हमारे यहाँ एंटीसिपेटरी बेल को। अभी 2 साल के करीब हुए हैं, 2 से 3 साल। हाँ, ऐसे 2020 के आसपास शायद ये जी ये लॉकडाउन पीरियड में हुई। हाँ, तो 436 में तो वो अपराध हैं जिनमें हम, हालांकि वो बहाल नहीं हुई है, वो मतलब एक नई अलग से उसके नए रूप बना करके उसको इंसर्ट किया गया। उसका जो पुरानी 438 है उसको बहाल नहीं किया गया था, वो अलग से ही एक और वो बना करके पूरा 438 का यूपी का अमेंडमेंट वो उसमें इंसर्ट किया। अच्छा, जो बाकी के स्टेट की जो 438 है और हमारी 438 है उनमें डिफरेंस है। अच्छा, उस टाइप मैंने गौर ही नहीं किया कभी। मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि उसको एज इट इज एक अलग से एक टाइप बन के आया था 4-5 पेज का। अच्छा, तो मैंने पूरा पढ़ा था, उसमें बहुत सारी कंडीशंस अलग। हाँ हाँ, जैसे कि हमारे यहाँ 302 में अप्लाई नहीं हो सकती है वो एंटीसिपेटरी बेल। हाँ, अभी तो बहुत सारी धाराओं को इन्होंने एक्सक्लूड करते हुए एक ड्राफ्ट तैयार किया हुआ है, जो जिसमें ये 354 उसमें एंटीसिपेटरी बोल देते हैं, बाकी एंटीसिपेटरी वर्ड तो है नहीं कहीं पे भी। वो तो सिर्फ एप्रहेंशन ऑफ अरेस्ट पे बेल दी जाएगी, ये है प्रोविजन। वो सुविधा के अनुसार एंटीसिपेटरी बेल वर्ड यूज हो जाता है। तो उस पे यूपी वाले पे ही बहुत सारे केस लो आ रहे हैं।
अंतिल का केस है, सत्येंद्र कुमार अंतिल का केस है। फिर सुशील अग्रवाल का आया था उससे पहले, फिर सिद्धार्थ की रूलिंग आई, अब इन सबको एक कॉकटेल टाइप बना के एक अलग से रूलिंग आई है। तो मतलब अभी भी उस पर रिसर्च जारी है कि उसमें कितना स्पेस दिया जाए। एक मैंने एंटिसिपेटरी बेल में क्या करती है कोर्ट नॉर्मली, वैसे तो देखो जब एंटिसिपेशन में आपको बेल दे दी गई तो वो अप टू ट्रायल होनी चाहिए। आप चार्जशीट तक कर्टेल कर रहे हो उसे, तो चार्जशीट तक का तो मतलब एक तरह से आपने अरेस्ट स्टे दिया है, बेल थोड़ी दी है। फिर भाई अगर आप चार्जशीट तक ही कह रहे हो तो फिर तो ये वो वाली अवस्था होगी जो हम हाईकोर्ट से अरेस्ट स्टे लेके आते थे और वो हाईकोर्ट लिख देता था कि भाई 173 की रिपोर्ट आने तक जो है इन्हें गिरफ्तारी से छूट प्रदान की गई है। तो वही आप यहाँ परोस रहे हो, जबकि प्रिंसिपल तो ये होना चाहिए कि वंस अ बेल ऑलवेज ए बेल। जब आपको हमने बेल पे छोड़ दिया और आप किसी शर्तों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, आप जांच एजेंसी के साथ सहयोग भी कर रहे हैं, है ना, तो कल को जब आपके खिलाफ चार्जशीट आ जाएगी तो फिर आपको उसी कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। है रिगार्डिंग अरेस्ट ऑफ अ पर्सन, जिसमें कि मतलब जैसे कोई कमर्शियल डिस्प्यूट हो गया छोटा मोटा, कोई फैमिली डिस्प्यूट हो गया, तो पुलिस का ये जो इस तरह का वो चल रहा था वो इससे एकदम से रुक गया। अब उसमें मालूम चला कि फिर भी उसको आफ्टर सबमिशन ऑफ चार्जशीट उसको सरेंडर करना है, तो फिर इसका अर्थ कुछ रहा नहीं ना, बेमानी सा हो गया। फिर वही बंदा खड़ा है ना। उसी के लिए फिर इन्होंने केस लॉ के थ्रू बताना शुरू किया कि भाई सिद्धार्थ के उसमें कि भाई आप इसको ट्रायल के दौरान भी ले सकते हैं, ड्यूरिंग ट्रायल वो कंटिन्यू रह सकती है। जो एंटिसिपेटरी बेल दी गई है, मतलब कि अगर चार्जशीट तक की कंडीशन लगी हुई है, अगर चार्जशीट तक की कंडीशन, उसमें कोई 5 कंडीशन लगा दी है, मतलब कोर्ट भी सर उसमें बस बॉल को इधर से उधर शटल कॉक की तरह घुमा रहे हैं उसमें कोर्ट। मतलब डेली एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है सही मायने में तो। जी जी जी, है ना, वो एक प्रयोगशाला बना के रख दिया उन्होंने इस तरह को। एक्चुअली क्या है ना सर, जब अरेस्ट का नंबर आता है ना किसी बड़े जस्टिस के परिवार में कुछ हो जाए थोड़ा सा, तो उसको बड़ी तमीज आ जाती है। एक बार कोई भी न्यायिक अधिकारी हो, अगर उसका पाला पुलिस स्टेशन में पुलिस से पड़ा, और कहीं नहीं अपने कोर्ट में तो अलग बात है, अगर पुलिस स्टेशन में पुलिस से पाला पड़ा या रोड पे पड़ा, वो जिंदगी में कभी सर बेल डिनाई नहीं करता किसी। हाँ, उसे फिर वो ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसे। हाँ, बड़े अच्छे से। चलिए ठीक है डियर साहब ने बताया, नाका लगा के पुलिस वाले चेकिंग कर रहे थे, तो उसने सोचा वो कहीं शादी पार्टी से थोड़ा ड्रिंक करके आ रहे थे, जबकि ड्राइवर चला रहा था। तो उन्होंने कुछ कह दिया पुलिस वालों को, उन्होंने सोचा कोर्ट में ही है ये तुम्हारे, ये अभी भी सलाम ठोकेंगे। वो पहलवान कोटे से भर्ती दरोगा जी ने उठा के पटकी लगा दी साहब को, थाने में कर दिया बंद चांटे लगा के। तो ड्राइवर ने उसकी वाइफ को फोन किया, फिर जज साहब की वाइफ ने SSP को फोन किया, जब बोले रहे इसे छोड़ के आओ घर तक वरना कल कर देगा गड़बड़। और फिर कोई 100 रुपये का भी रिश्वत का आरोप लेके जाए तो उसमें भी 156(3) अलाउ। हाँ, वो थोड़ा सा फिर वो दिमाग में आ गया ना कि भाई ये लोग वहाँ क्या करते हैं दरअसल पे। चलिए ठीक है ब्रदर, कल की क्लास में हम 304B को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। आज शायद आमना मैम की क्लास का अवकाश रहेगा, है ना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को गुड नाइट।